हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने पिछले क्लास में बिहेवियरलिज्म को पूरा एनालाइज किया था। हमने देखा था कि बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या अंतर है और कैसे इंस्टीट्यूशनल लीगल अप्रोच से जो है बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का राइज हुआ। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट अप्रोच की, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। गौर करके याद रखिएगा कि जो अभी मैं आपको दे रहा हूं इन वीडियोस में, दैट इज ओनली द बेसिक आउटलाइन। ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, क्योंकि जो जो सिलेबस में है हमारे, उनको हम डिटेल में आगे वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में करेंगे भी। बट ये अप्रोचेस का एक आउटलाइन देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं और नजरिए हैं जिनसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा जाता है, वो चीज़ हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे हमने बात करी थी बिहेवियरलिज्म की। हमने कहा था कि बिहेवियरलिज्म जो है उसको इनिशिएट किया था डेविड ईस्टन ने। फिर हमने बोला था कि जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है उसमें जो इंपॉर्टेंट थिंकर जो आए थे, जिन्होंने न्यूनेस दी थी, उसका नाम था डेविड ट्रूमैन। कीपिंग दैट बेसिक ट्रेडिशन इन माइंड। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के जो व्यक्ति हैं, डेविड ईस्टन की तरह, डेविड ट्रूमैन की तरह, उनका नाम है गैब्रियल आमंड। ये वही आमंड हैं जिनके बारे में हमने पहली क्लास में भी चर्चा की थी। गैब्रियल आमंड। गैब्रियल आमंड क्या बात बोलते हैं? गैब्रियल आमंड एक सिंपल चीज कहते हैं। वो कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के दो चीजों को समझिए। पहला, उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या हैं। मेन पार्ट का क्या मतलब हुआ जी? मेन पार्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर एक पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और हर एक इंस्टीट्यूशन का एक स्ट्रक्चर होता है। वो इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं? लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सिविल सोसाइटी होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होता है वो भी। तो पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर समझिए, यानी कि कौन से इंस्टीट्यूशंस एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं और वो उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या फंक्शंस कर रहे हैं। फंक्शंस का यहां पर मतलब क्या हुआ कि वो अपने इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर रहे हैं। पर यहां पर एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि गैब्रियल आमंड कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ उनका बिहेवियर नहीं देखना है, जो कि पहले हमने चर्चा करी थी। अब यहां पर एक वो नया लेयर क्रिएट करके कहते हैं कि हमें फोकस इस चीज पे करना है कि उन लोगों का रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उन लोगों की ट्रेनिंग कैसे होती है, जिनको कुछ इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं, वो पॉलिसी कैसे बनाते हैं। जब आप ये चीजों को स्टडी करोगे तो आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो गैब्रियल आमंड जो है एक नया थॉट प्रोसेस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझिए कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं। लेजिस्लेचर है तो वो क्या है, कैसा है। एग्जीक्यूटिव है तो वो क्या है और कैसा है। जुडिशरी है तो वो क्या है और कैसी है। लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बोलेगी कि सिर्फ इन तीनों को स्टडी करके नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन दे दो, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं हो रही। बिहेवियरलिज्म बोलेगी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है वो इंस्टीट्यूशनल गोल्स को अचीव कैसे कर रही है उसको इंपिरिकली देख लो। पर यहां पर गैब्रियल आमंड कह रहे हैं कि नहीं, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव तो वो इंस्टीट्यूशन अचीव करेगी, पर वो अचीव करेगी कैसे, उसके अंदर लोग जो हैं वो कैसे भर्ती हो रहे हैं,
उसके अंदर जो लोग आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, वो किस प्रकार की नीतियां मना रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप आजकल देख रहे हो कि जब से 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ है, उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था कि उसके एक लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। इस यात्रा का क्या ऑब्जेक्टिव था? पॉलिटिकल साइंस में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के नजरिए से अगर हम देखें तो गैब्रियल आमंड के नजरिए से भारत जोड़ो यात्रा का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो बेसिकली एक रिक्रूटमेंट ड्राइव की तरह से देखी जाए। क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई, उस यात्रा में जब राहुल गांधी चल के गए, तो उनके चलने के दौरान जिन जिन लोगों से उन्होंने इंटरैक्शन किया, उस इंटरैक्शन से उनको ये मालूम चला कि कौन से लोग आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं, और वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग जो हैं वो कैसे पार्टी को ज्वाइन करके उसकी फंक्शनिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी वो किस प्रकार से एक पॉलिटिकल सेटअप में है, उसका 2024 में लोकसभा इलेक्शन की परफॉर्मेंस के बाद उसका फंक्शनल लेवल पर एक पैरामीटर, और वो पैरामीटर इस प्रकार का कि इस इलेक्शन से पहले हुई हुई यात्रा, उस यात्रा से जुड़े हुए लोग, उन लोगों का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पार्टी की तरफ, जिससे कि पार्टी की फंक्शनिंग और बेहतर बने। तो गैब्रियल आमंड क्या कह रहे हैं? ही सेज दैट these are the ways by which you identify that how a particular system exists in which there are institutions that are there, and what functions do these institutions perform. So what is Gabriel Aman trying to say? He's trying to say ki let's not just name the political parties in India and say ki okay, this is the list of parties that are there. We have to also see what do they do. We have to see what functions do they perform. अब देखो ये चीज जो उन्होंने बोली गैब्रियल आमंड ने, और इस प्रकार से जब उसने अपनी थ्योरी बनाई, ये चीज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ अप्लाई हुई। सिमिलरली अगर आप देखो तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक इसी प्रकार का कैंपेन चला, मिस्ड कॉल कैंपेन। क्या ऑब्जेक्टिव था इस मिस्ड कॉल कैंपेन का? मास मोबिलाइजेशन। दिस वाज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस कैंपेन। कांग्रेस का कैंपेन था कि हमें एक आइडियोलॉजिकली कमिटेड व्यक्ति उसको जोड़ना है। बीजेपी का कैंपेन था कि हमें मास मोबिलाइजेशन करके पार्टी को स्ट्रेंथन करना है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। फर्क इसलिए था बिकॉज भारतीय जनता पार्टी 2024 इलेक्शन में इलेक्टोरल विक्ट्री प्राप्त कर चुकी थी। इस इलेक्टोरल विक्ट्री को प्राप्त करने के बाद उसको विक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे नहीं देखना था, उसको पार्टी के कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे देखना था। सो भारतीय जनता पार्टी वॉज कंसर्न मोर विद द कैडर, नंबर ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद अस। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पर गैब्रियल आमंड जो है, जिसने ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी, इस अप्रोच को आगे बिल्ड किया एक व्यक्ति ने जिसका नाम है बिंगम पॉवल। बिंगम पॉवल। बिंगम पॉवल ने क्या कहा? बिंगम पॉवल ने कहा कि जब आप फंक्शंस को एनालाइज कर रहे हो तो फंक्शनल इक्विवेलेंस को ढूंढो। सेकंड क्लास में इस शब्द की ऊपर चर्चा हो चुकी है, फर्स्ट क्लास में भी इस शब्द के ऊपर चर्चा हो चुकी है। बिंगम पॉवल ने क्या बात बोली गैब्रियल आमंड के इसी पॉइंट को बिल्डअप करते हुए
कि फोकस हमें केवल और केवल फंक्शंस को एनालाइज करने का नहीं है, हमें फंक्शनल इक्विवेलेंस ढूंढना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिंगम पॉवल का जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जब आप फंक्शनल इक्विवेलेंस ढूंढते हैं तो उससे आप थ्योरी बिल्डिंग कर पाएंगे। थ्योरी बिल्डिंग। तो बिंगम पॉवल की बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है, हमें थ्योरी बिल्डिंग पे सारा फोकस रखना है। थ्योरी बिल्डिंग करने से हम जो है चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो बिंगम पॉवल की बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है कि गैब्रियल आमंड ने जो बात बोली कि स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को एनालाइज करो, सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शंस को एनालाइज नहीं करना है, हमें उसके बाद थ्योरी भी बिल्ड करनी है। अच्छा, अब यहां पर बिंगम पॉवल ने एक और बात बोली। उन्होंने कहा कि जब हम फंक्शंस को एनालाइज करके एक फंक्शनल इक्विवेलेंस डेवलप करेंगे, मैं अब इस कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं करूंगा, वी हैव ऑलरेडी स्पेंट एडिक्वेट टाइम टू डिस्कस दिस। तो फंक्शनल इक्विवेलेंस को डेवलप करने का रीजन है कि हमें थ्योरी बिल्ड करनी। इस थ्योरी को बिल्ड करने के लिए बिंगम पॉवल ने क्या बात बोली? बिंगम पॉवल ने एक एग्जांपल दिया। उसने कहा कि जैसे आज की डेट में अफ्रीका है, अफ्रीका में ट्राइब्स रहते हैं। ट्राइब्स जो हैं उनके वहां पर अपना ट्राइबल कोर्ट्स होते हैं। ये ट्राइबल कोर्ट्स आज की डेट में पनिशमेंट देते हैं। लेकिन आज की डेट में अफ्रीका की ही कई कंट्रीज में डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी में भी कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है। वो जुडिशरी रूल ऑफ लॉ के तहत पनिशमेंट देती है। तो बिंगम पॉवल ने यही बात बोली। बिंगम पॉवल ने कहा कि हमें ना एक फंक्शनल इक्विवेलेंस बनाना है। हमें यह देखना है कि एक अफ्रीकन कंट्री के अंदर जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां कोर्ट्स हैं जो रूल ऑफ लॉ के तहत पनिशमेंट दे रहे हैं, उसी अफ्रीकन कंट्री में अगर ट्राइब्स हैं, वहां पर ट्राइबल कोर्ट्स हैं, अगर वो ट्राइबल कोर्ट्स अपने ट्राइबल रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट दे रहे हैं, तो हमें उन ट्राइबल रूल्स और हमें रूल ऑफ लॉ उसी कंट्री में, इनके बीच में जो फंक्शनल सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज है वो एनालाइज करनी है। अब आप ये चीज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनली एक जुडिशरी है। वो जुडिशरी का काम है रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना। लेकिन इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज में अपने ट्राइबल कोर्ट्स हैं। वो ट्राइबल कोर्ट्स अपने ट्राइबल रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो बिंगम पॉवल कहते हैं कि भाई वो ट्राइबल रूल्स को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ के साथ कंपेयर करके फंक्शनल इक्विवेलेंस बनाओ। देखो कि क्या सिमिलर पैटर्न्स है, देखो कि क्या डिसिमिलर पैटर्न्स है। क्योंकि अगर आप सिमिलर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करोगे तो आपको सिविलाइजेशनल लेगेसी मिलेगी। सिविलाइजेशनल लेगेसी यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करोगे कि ट्राइबल्स जो हैं वो भी एक डिबेट डिस्कशन डायलॉग के बाद ही पनिशमेंट इंपोज कर रहे हैं, और अगर एक कोर्ट है तो वहां पर भी आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट के बाद ही लॉ के तहत पनिशमेंट दी जा रही है, तो ये एक सिविलाइजेशनल लेगेसी है जो इंडिया को बाइंड कर रही है। सो व्हाट इज बिंगम पॉवल ट्राइंग टू से? दैट ट्राई टू आइडेंटिफाई फंक्शनल इक्विवेलेंस। He says that if there is an India having a tribal community where the tribal community gives punishments to the people based on the tribal rules, and then in the same country we have a constitution which has established a set of courts that basically uphold the rule of law as per the constitution, then identify that amongst those tribal rules and amongst the rule of law imposed by the judiciary, what kind of similar patterns or dissimilar patterns do you observe?
So, for example, in a tribal community where tribal rules govern the judicial conduct, do those people in the tribal community also do discussion, dialogue amongst all the stakeholders involved before imposing a punishment? If so, then it could be very similar to what the judiciary does today in India, that before imposing any punishment, it democratically gives a right to the aggrieved and the other party also to portray their arguments and counter arguments, and then based on the rule of law give the punishment. So Bingham Powell is trying to say that let's identify the civilizational legacies, if any. They are not going to be there always, but if any. Because if they exist, this is a pattern to be observed. तो यदि अगर इस प्रकार की कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो एक पैटर्न है, उस पैटर्न को पकड़िए, ऑब्जर्व कीजिए। ये चीज आपको यहां पर समझनी है। तो एक चीज क्लियर हो गई, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में दो ही लोग हैं, गैब्रियल आमंड, बिंगम पॉवेल। और कई बार जो है आप देखेंगे कि इनको आमंड एंड पॉवेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वही दो लोग हैं, आमंड एंड पॉवेल। इनका कहना है कि स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन प्लस फंक्शनल इक्विवेलेंस प्लस पैटर्न, ये ऑब्जर्व करना है। ये है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो आई होप ये अब आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नोट्स को कंसोलिडेट करते रहिए, नोट्स अच्छे तरीके से बनाते रहिए, और कॉन्सेप्ट्स आसान है, ध्यान से समझेंगे, मार्क्स भी मिलेंगे, रैंक भी आएगा। अगर अभी तक बॉल साइंस में डिलेमा है तो मुझे नहीं पता डिलेमा कब तक रहेगा, बट इससे ज़्यादा सरल और इजी ऑप्शनल कोई नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।